करती हूँ। कौशलकांत मिश्रा जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि टीएमसी कह रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो कल हमने हत्या का सिलसिला देखा जिस तरीके से, और चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या की गई शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये बदला का दिन नहीं होना चाहिए, बदला लेने का दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि बदलाव का दिन है। लेकिन क्या सीधे सीधे इस हत्या को अंजाम देकर ये बताने की कोशिश, ये संदेश देने की कोशिश की गई कि चुनाव के नतीजों के बाद ये बदला ही है और बदलाव कुछ नहीं हुआ है? पूर्णिमा जी, जो माननीय मोदी जी ने लाइन कही थी कि बदला नहीं, बदलाव की जरूरत है और हम बदलाव लाएंगे, उसी लाइन पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आप देखिए ममता बनर्जी जी, जिनको कि इस्तीफा दे देना चाहिए, तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत ममता जी ने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अभी भी ऑफिशियली लीगली ममता बनर्जी के सुपरविजन में है। नो डाउट वहाँ पे इलेक्शन कमीशन है, पर इलेक्शन कमीशन केवल सेंट्रल फोर्सेस का इंचार्ज है। लॉ एंड ऑर्डर यानी लोकल पुलिस व्यवस्था अभी भी जो एक्टिंग सीएम उनके अंडर में है। और सीएम ने ये साफ कह दिया अपने कार्यकर्ताओं को, जिस तरीके से भी संदेश देना था दिया गया। और ये देखिएगा, ये हिंसा कल खत्म हो जाएगी, क्योंकि कल आज आखिरी दिन है। 7 तारीख को ममता जी खत्म हो रही हैं, ममता जी का शासन खत्म हो रहा है, आज आखिरी दिन है। कल से वो इस्तीफा दे न दें, उनकी सत्ता बदल जाएगी और फिर वहां पर दूसरी सत्ता या डायरेक्ट पुलिस कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाएगा। और इसी चीजों का फायदा लेते हुए जब से ममता जी ने ये कहा कि वो इस्तीफा नहीं दे रही हैं, उसी दिन के बाद से, उसी के रात से आप देखिए जो पोस्ट पोल वायलेंस बढ़ने लगे, चुनावी हिंसा बढ़ने लगी। और जो अभी आपने दिखाया कि जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुए, जिस तरीके से शुभेंदु दा के पीएस की हत्या की गई, रथ जी की हत्या की गई, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस हत्या का बेनिफिशियरी कौन है। इस हत्या, इस पोस्ट पोल वायलेंस का बेनिफिशियरी केवल ममता बनर्जी और कोई नहीं। जिस तरीके से मीडिया चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि उनके जो क्लब्स थे, जो उनके ऑफिस थे, वहां पर बड़ी बड़ी तलवारें और कटारें रखी हुई हैं, लोहे के हथियार बना के रखे गए हैं और सफेद धोती रखी गई है। जो उन्होंने पिछली बार जब वायलेंस किया था तो उन्होंने सफेद धोती बांटी थी। सफेद धोती यानी कि विधवा को, जो सफेद धोती का जो हिंदुओं में कल्चर है, उस धोती को बांट करके उनको मैसेज दिया जा रहा था, हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है। चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या टीएमसी ने की है, ये बीजेपी अभी कैसे कह रही है? ये इस तरह कह रही है क्योंकि जो साक्ष्य आ रहे हैं, जो चीजें, एक चीज होता है पूर्णिमा जी, एक डायरेक्ट एविडेंस होता है कि मैंने देखा कि किसी ने हत्या की, ममता जी के आदमी ने हत्या की। दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या होते हैं, इस हत्या को उससे फायदा किसको है, कमजोर कौन होगा? फायदा इससे टीएमसी को है, फायदा इससे ममता बनर्जी को है, फायदा इससे ममता बनर्जी के गुंडों को है। नुकसान किसका होगा? बीजेपी के सबसे स्ट्रांग लीडर, जो शायद मुख्यमंत्री होंगे शायद, उनके पीएस की हत्या, जो उनके साथ 2018 से साथ में है। जब ये डीएमसी में थे तब भी वो उनका पीएस हुआ करता था रथ जी, तब से लेके आज तक उनका राइट हैंड को हत्या करने का मतलब है कि ये ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती है कि मेरा शासन हो न हो, सिस्टम उनका ही चल रहा है, गुंडागर्दी उनकी ही चल रही है। इसके लिए पूरी तरह से ममता बनर्जी और ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना और उनके टीएमसी के गुंडे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और इस पर वैभव त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट पे मुझे इसीलिए खेद है क्योंकि त्रिपाठी साहब, किसी की हत्या हुई है और उस पर मुस्कुराहट और चेहरे पर मुस्कुराहट, किसी की हत्या पर तो आपको आनी नहीं चाहिए। चेहरे पर दुख दिखे ना दिखे, दर्द दिखे ना दिखे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन चेहरे पर कम से कम मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए। ऐसे समय में जब हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि किसी की हत्या कर दी गई, पॉलिटिकल टारगेटेड किलिंग कर दी गई, ऐसे में कम से कम अपने चेहरे के भाव को थोड़ा काबू में रखना चाहिए। सैयद फैजल इकबाल साहब, ममता बनर्जी कानून व्यवस्था अभी संभाल रही हैं, ऐसा कौशलकांत मिश्रा जी कह रहे हैं। लेती हूँ, अभी तो सवाल ही नहीं पूछा मैंने त्रिपाठी जी आपसे, अभी सवाल नहीं पूछा, अभी सवाल नहीं पूछा। और इसे आरोप नहीं, इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, इसको आरोप नहीं कहते। और अभी मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा तो थोड़ा सा थमिए जरा। सैयद फैजल इकबाल साहब, अगर इसके हिसाब से ममता बनर्जी अभी कानून व्यवस्था को संभाल रही हैं
तो फिर विपक्षी नेताओं की जो अभी सत्ता संभालेंगे, क्योंकि अभी ममता बनर्जी ने तो इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए मैं इनको अभी विपक्षी नेता कह रही हूं, तो इनके लोगों की हत्या फिर क्यों हो रही है? मतलब इतिहास नहीं बदलेगा बंगाल में, रक्त रंजित इतिहास नहीं बदलेगा, पॉलिटिकल टारगेटेड किलिंग्स नहीं बदलेंगी, कानून व्यवस्था तक पर रहेगी, क्यों? बंगाल को यही अच्छा लगेगा क्या? नमस्कार पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम और हमारी पार्टी ने इस किलिंग का कंडेमनेशन कर दिया है और मैं पर्सनली किसी भी तरह के वायलेंस के खिलाफ हूं। मैं कंडेम करता हूं कि राजनीति में वायलेंस की कोई जगह नहीं है। अब रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो जिस तरह से ब्रॉड डे लाइट में, सूरज की खुली रोशनी में बीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय वाहिनी का गलत दुरुपयोग करके सत्ता प्राप्ति किया था, वो पूरा भारत देख रहा था कि इन्होंने किस तरह से सत्ता प्राप्ति की है और किसके पास लॉ एंड ऑर्डर है। अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया है तो इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराया था उन्होंने अच्छे, तो सारी केंद्रीय बाहिनी, तो सेंट्रल फोर्सेस किसके अंडर है मैडम? आप ये उन्होंने बताइए कहा ना। कि सेंट्रल फोर्सेस चुनाव आयोग के अंडर में है, पुलिस फोर्सेस अभी भी सरकार टीएमसी के अंडर में है। वो बहुत ही नंदनीय है। हम किसी भी तरह के वायलेंस के खिलाफ हैं, बट इससे तृणमूल को कोई फायदा नहीं है। बीजेपी को फायदा पहुंचे वो बीजेपी के लोग जाने, शुभेंदु अधिकारी जी जाने, लेकिन तृणमूल को उससे कोई फायदा नहीं है। हमने निंदा जताई है, हमने कंडेम कर दिया। हमारी पार्टी की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट कल रात को ही जारी हो गया। फैजल साहब की आवाज रुक गई है, ठीक है, बोलिएगा कौशल कांत जी। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो इन्होंने बोला यह हत्या को कंडेम करते हैं और उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो 2023 में जो पंचायत इलेक्शन हुए थे उसमें 48 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, 400 से ज्यादा घायल हुए थे और हजारों पंचायत इलेक्शन टीएमसी ने निर्विरोध जीते थे, क्योंकि कोई डर के मारे खड़ा नहीं हुआ था। इसके पहले 2021 की विधानसभा के बाद 50 लोगों की हत्या हुई थी, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 30,000 लोग विस्थापित हो गए, 30,000 बहुत बड़ा नंबर है, और 3,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को घर छोड़ करके जाना पड़ा अपनी जगह से। अभी तक 2021 से लेके आज तक कुल अगर राजनीतिक हिंसाओं की बात करें, हिंसा की बात करें, करीब करीब 180 से ज्यादा है। और सबसे आखिरी में 2025 में जो मुर्शिदाबाद के दंगे हुए थे उसमें 3 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुई थी, 113 हिंदुओं के घर जलाए गए थे, 400 हिंदू परिवार विस्थापित हो गए थे, यहां तक कि हाई कोर्ट को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को बुलाना पड़ा नहीं, तो था। ये तो सब जानते हैं ना कौशल कांत जी।